जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडियन ज्योग्राफी का मैंने सिलेबस आपको नोट डाउन करा दिया है। और जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का मैंने सिलेबस नोट डाउन करा दिया है। उसी के हिसाब से हम पूरा इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल बिंदास तरीके से करेंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एक भी प्रश्न हमारा यहाँ से बाहर ना आए। अगर आप कोई भी टॉपिक जो आपका बहुत अच्छा है वो मुझसे पढ़िएगा तो आपको लगेगा हाँ वाकई में प्रश्न बाहर नहीं आएगा। हम मैपिंग से भी देखेंगे और फैक्ट बाई फैक्ट भी देखेंगे कि प्रश्न जैसे भी आए हम सॉल्व कर पाए बहुत ही शानदार तरीके से। और ये पूरा पीडीएफ जो है इंडियन ज्योग्राफी का हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस बाई विष्णु सर, वहां पर मिल जाएगा। वहां से इसको आप डाउनलोड करके और नोट्स बना लीजिएगा। बिल्कुल नोट्स बनाने के क्रम में ही मैंने ये पेज बनाया, देखिएगा बिल्कुल नोट्स बन जाएंगे बहुत शानदार तरीके से। इसमें मैप भी हम फिल करेंगे एक एक दो बार, ताकि और भी बढ़िया नोट्स हमारा बन सके बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों डेली मिलेंगी आपको 10 बजे, सुबह 10 बजे आपको डेली एक इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो मिलेगा। और डेली एक एक लेक्चर करके लगभग हम इसको 1.5 या 2 महीने में समाप्त करेंगे। बिल्कुल डिटेल से करेंगे ताकि हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार, यानी भारत का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, भारत के बारे में जानेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत का विस्तार कहाँ है। और उससे पहले हम जानते हैं भारत के नामों के बारे में। अलग अलग नाम आपने सुने होंगे, आर्यव्रत, भारत, जम्मूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। किसने कहा था? यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल बिंदास तरीके से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत के नामकरण की। बात करेंगे सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं। अगर आपसे कहा वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश का नाम मिला है तो बिल्कुल मिला है। जो सिंधु नदी है ना, ये जिसे इंडस रिवर कहते हैं, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ये लिखा भी है कि सर्वप्रथम वैदिक काल में इनका उल्लेख मिला था, सिंधु और उनकी सहायक नदियां। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी कर दी हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ठीक है, ऐसा नहीं आप सोचते हो सर पीडीएफ से काम ही चल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। दूसरा है दोस्तों आर्यव्रत। आर्यव्रत किससे कहा गया था? तो हिमालय से और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, यानी विंध्याचल पर्वत जो है बीच में पड़ता है, या हम ये बोल सकते हैं हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच के भाग को आर्यव्रत कहा गया था। यही लिखा है, हिमालय और प्रायद्वीप के पठार के मध्य भाग को आर्यव्रत कहा गया था। और ये वैदिक काल में कहा गया था। किसमें? वैदिक काल में कहा गया था, जब वेदों का आरंभ हुआ था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, तब की बात है। उसके बाद भारत नाम कैसे पड़ा? अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के मत हैं। कोई कहता है कि जो इतिहास में आप पढ़ते होगे 5 जो जनजाति था, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कबीला था, उसके राजा का नाम था भरत, तो उसके नाम पर भारत पड़ा है, लोग कहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि वायुपुराण में दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। इन दोनों में से किसी का भी नाम से आप भारत समझ सकते हैं। चाहे जो पंच जन थे, इतिहास जब आप पढ़ते हो, वहां पर सबसे शक्तिशाली जो जन था उसको भरत कहा जाता था, उसी के नाम से भारत पड़ा। या दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था, उसके नाम पे भारत पड़ा। अब बात करते हैं जम्मूद्वीप किसे कहते हैं। जम्मूद्वीपे, जम्मूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया था। जम्मूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया था, जब गौतम बुद्ध जी थे तब कहा गया था। और ये लिखा है गौतम बौद्ध काल में भारत को कहा गया था जम्मूद्वीप, याद रखेंगे। हिंदुस्तान कहा गया था, किसने कहा था? ईरानी, जो पारसी लोग थे, ईरान से आए थे, उन्होंने कहा था जो सिंधु नदी के पूर्वी, सिंधु नदी के पूर्व की तरफ जो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान। क्योंकि इनके जो डिक्शनरी था, यहाँ पर लिखा भी है, सा को हा बोलते थे, तो सिंधु को हिंदू बोलते थे। तो ये कहा जाता था कि हिंदू से बन गया हिंदुस्तान, यानी सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाता था। ये हिंदुस्तान ईरान ने बोला था, या ईरानी जो पारसी लोग थे उन्होंने कहा था। यहाँ पे लिखा सिंधु के पूर्वी क्षेत्र को हिंदुस्तान बोला जाता था। बात करते हैं दोस्तों इंडिया। इंडिया शब्द कहां से आया है? इंडिया, तो याद रखेंगे इंडोई, एक यूनानी ग्रीक शब्द है इंडोई, और वहां से ही हुआ है इंडिया। और याद रखेंगे जो रोमवासी लोग थे, रोमनवासी लोग थे, वो ये कहते थे कि सिंधु नदी के पूर्व के जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हीं को इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इंडस
सिंधु नदी को कहा जाता है इंडस इंग्लिश में, तो इंडस से ही इंडिया बना है। याद रखेंगे कि इंडस रिवर के पूर्व की ओर पर क्या है हमारा, पूर्व की ओर को इंडिया कहा जाता है। ये मत था किसका, रोमन वासी का। तो नामकरण इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न आएगा तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे कि सैंधव सभ्यता या सप्त सैंधव सभ्यता किसे कहते हैं, या जम्मू द्वीप कब कहा गया था, या आर्यव्रत कब कहा गया था। बहुत आसान से हम जवाब दे सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कि इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, आपने कई बार सुना होगा भूगोल को पढ़ते समय में कि उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप में बेसिकली से उनको आपको याद रखना है। यहाँ लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन, इंडिया आता है दोस्तों, पीओके पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, म्यांमार आता है, श्रीलंका और मालदीव। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 राज्य आते हैं उपमहाद्वीप में भारत के। तो याद रखिए कभी भी कहीं भी लिखा हो उपमहाद्वीप तो सोच लेना 7 राज्यों के बारे में बात, 7 देशों के बारे में बात चल रही है ना। बात करेंगे, प्रश्न स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। तो स्टार्टिंग से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का जनक कौन है। फादर ऑफ ज्योग्राफी तो हिकेटियस है। ज्योग्राफी के जनक प्रश्न आएगा तो कौन है, हिकेटियस है। लेकिन अगर प्रश्न ये आए कि सर्वप्रथम भूगोल को या ज्योग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में किसने माना या विषय के रूप में किसने माना, तो इराटोस्थनीज हो जाएगा। यही सेकंड लगा है कि सर्वप्रथम भूगोल को विषय के रूप में किसने माना था, तो इराटोस्थनीज ने माना था। ये आपको याद रखना है, किसने, इराटोस्थनीज ने माना था। अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा था, सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था। इफेक्ट इसलिए यहाँ पे डाल दिया, यानी कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति कहां पर है। अगर हम बात करें भारत की स्थिति के बारे में दोस्तों, तो भारत की स्थिति सबसे पहले हम ग्लोब पर देखेंगे, है ना। ग्लोब पर देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। अगर हम ग्लोब में कुछ अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ करें, कुछ अक्षांश रेखा यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ये 3 रेखाओं को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। सबसे जो ऊपरी रेखा है इसको कहा, सबसे मध्य वाली की बात करेंगे सबसे पहले। बीच में क्या है, यानी कोई गोला के बीच में कोई भी रेखा होती है उसे मध्यांतर रेखा कहते हैं, लेकिन इसको कहा गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का मतलब है, इसको कहा गया इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसी को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री, इसका क्या नाम है, इसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन किसे कहते हैं, कर्क रेखा को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को कहते हैं। अब भारत की स्थिति इस ग्लोब में कहां पर है, अगर हम देखें कि भारत की स्थिति कहां पर है, तो अगर देखा जाए तो भारत हमारा यहां पर पड़ता है। भारत हमारा यहां पर पड़ता है, यानी भारत के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम आगे देखेंगे भी। तो हम ये कह सकते हैं कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी भारत की स्थिति कहां पर है, तो आप कहोगे सर कर्क रेखा के नीचे पड़ता है, यानी आधा कर्क रेखा नीचे, आधा कर्क रेखा के ऊपर है, ये भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें गोलार्ध, आपने एक नाम सुना होगा गोलार्ध या हेमिस्फीयर। अगर हम 0 डिग्री रेखा को हमने ड्रॉ किया तो ऊपरी वाले भाग को कहा गया दोस्तों, ये पूरा जो भाग है इसको कहा गया था उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले इस भाग को, पूरे भाग को इसको कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा गया, दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान से समझिएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध इसको कह दिया गया दोस्तों, लेकिन अगर हम यहां से एक रेखा खींच दें, ध्यान समझना, ये हमने 0 डिग्री रेखा को खींचा, ये हमने कौन सी रेखा को खींचा, ये हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा को खींचा। अगर हम ये कहें कि ये पूरा भाग ये वाला, इसे बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, क्योंकि हमने इसको भी आधा कर लिया यहां से, और इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। अब याद रखिएगा, हम ये बोल सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं भारत पूर्वी गोलार्ध में, बिल्कुल कहेंगे। जब अक्षांशीय देशांतरी विस्तार जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे वहां पर कि हर जगह पूरब पूरब या उत्तर उत्तर क्यों लिखा हुआ दिख रहा है। आगे हम आपको इस चीज के बारे में बताएंगे दोस्तों। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसको फैक्ट से भी लिखा है ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं हो।
अगर ये समझ में नहीं आया गोलार्ध कहां से गोलार्ध क्या हुआ, तो हम सीधे सीधे फैक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसको समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत आगे इनका काम आएगा ग्लोब के अनुसार देखेंगे। अगर हम ग्लोब में देखें, ग्लोब का आविष्कार किसने किया, अगर ये प्रश्न आया तो याद रखेंगे ग्लोब का जो आविष्कार है वो बैहम नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था, बैहम नामक व्यक्ति ने ग्लोब का आविष्कार किया था। यहां पर लिख देते हैं, ग्लोब का सर्वप्रथम प्रयोग कह सकते हैं, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बैहम नामक व्यक्ति ने किया था, ये आपको याद रखना है। अब यहीं पे देखें भारत की स्थिति बताई गई है कहां पर है, तो मैंने अभी क्या बोला था, भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यही मैंने कहा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। या हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध के पूरब में स्थित है, हाँ या ना, उत्तरी गोलार्ध के पूरब में स्थित है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यही मैंने लिखा। हम ये भी कह सकते हैं भारत एशिया महाद्वीप में वर्तमान में, लेकिन जब भारत का जन्म हुआ था तो उस समय अफ्रीका से अलग होकर एशिया में जाके चिपका। इसको मैंने बताया था कि भारत का जन्म कैसे हुआ, पुरानी वीडियो में आप उसको देख भी सकते हो, भारत का जन्म कैसे हुआ है मैंने बताया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें देखा केवल भारत की स्थिति कहां पर, ये हमने इसको जाना। आगे बात करते हैं आकार और भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत का आकार क्या है, देखते हैं। पहले मैप बना लेते हैं इंडिया का, ताकि हमें समझने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। प्यारा से एक मैप बना लेते हैं। ओके, जैसा भी बन जाएगा आप बताना मैप कैसा बना दोस्तों। ठीक है, ये मैंने मैप बना दिया इंडिया का। इसमें देखेंगे कि भारत का आकार और भौगोलिक स्थिति के बारे में, ठीक है, भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम इसके आकार की बात करें तो ऐसा लग रहा है ना, चारों कोने हैं इसके, चतुष्कोणीय लग रहा है ना, तो इसका आकार है चतुष्कोणीय, क्वाड्रेंगुलर, याद रखेंगे, यहां पर लिखा भी है आकार कैसा है, चतुष्कोणीय, चार कोने दिख रहे हैं, इधर भी कोना इधर भी कोना, चतुष्कोणीय है। तो प्रश्न आएगा कि भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। अगर हम बात करें भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 3214 किलोमीटर है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, याद रखेंगे। अगर ये पूछा जाए भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम लंबाई। यहां भी मेंशन है दोस्तों, लेकिन यहां पर मैपिंग से जानते हैं ताकि हमें ज्यादा समय तक याद रहे, है ना। अगर प्रश्न ये आता है कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का उत्तरी क्या है, इसी प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। एक एक करके देखते हैं। अगर बात करें भारत के पूर्वी बिंदु की, बात करें पश्चिमी बिंदु की, और बात करें उत्तरी बिंदु की, और बात करें दक्षिणी बिंदु की, बात दक्षिणी की करेंगे अभी। अगर बात करें पूर्वी बिंदु की, तो भारत का पूर्वी बिंदु कहां पर है, यहां पर पड़ता है। और ये राज्य कौन सा है दोस्तों, ये राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य। ये अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जिला है, तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, अंजाव, अंजाव जिला, याद रखेंगे। अंजाव जिला में वो जो बिंदु है उसका नाम पूछा गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे इसका नाम है किबिथु। क्या नाम है, किबिथु। किबिथु या वलांगू भी इसको कहते हैं, क्या, किबिथु या वलांगू भी इसका नाम रखा गया पूर्वी बिंदु को। कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। किस जिले में है, तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट। किस जिले में, अंजाव डिस्ट्रिक्ट। याद रखेंगे पूर्वी बिंदु है ये हमारा, इसे हम बोल सकते हैं पूर्व, इसे बोलेंगे यहाँ पर पश्चिम, इसे बोलेंगे दोस्तों उत्तर, और इसे बोलेंगे दोस्तों दक्षिण। दक्षिण यहाँ भी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे अंडमान निकोबार के कई सारे आइलैंड हैं, यहाँ पर दक्षिणी पॉइंट यहाँ पर है हमारा। एक एक करके देखते हैं। अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु की, उत्तरी बिंदु पड़ता है लद्दाख में या लेह में, हम कह सकते हैं। इसका नाम है इंदिरा कोल। अब कंफ्यूज मत करना, एक है इंदिरा कोल और एक है इंदिरा पॉइंट। याद रखना, कॉल करने के लिए हमेशा फोन ऊपर जाता है, नीचे तो फोन नहीं आता है ना, ऊपर जाता है। ऊपर का मतलब सर पे, सर ऊपर ही तो है ना, तो कॉल करने के लिए फोन उठाते तो ऊपर को बढ़ाते, ना कि नीचे को रखते हैं। याद रखना, कॉल होगा ऊपर को। अब बात करेंगे पश्चिमी बिंदु में। पश्चिमी बिंदु कहां पड़ता है, तो याद रखिए कच्छ जिला। कच्छ जिले में जगह पड़ती है गोहर मोटा। क्या है, गोहर मोटा। याद रखेंगे कच्छ जिले में गोहर मोटा हमारा क्या है, पश्चिमी बिंदु है, जो कहां पड़ता है, याद रखेंगे गुजरात में। कहां है, गुजरात में, याद रखेंगे। अगर हम यहीं पर बात करें दक्षिणी बिंदु की, तो दक्षिणी बिंदु पड़ता है अंडमान निकोबार में। अगर ये मान लेते हैं, एक मैंने द्वीप बना दिया, इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप।
इस द्वीप का क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। याद रखेंगे, निकोबार द्वीप इस द्वीप का नाम है। और इस द्वीप के जो नीचे वाला बिंदु है, ये वाला, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। याद रखेंगे, पॉइंट बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। ये नीचे जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का दक्षिणी भाग को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इसके कई नाम है, हम एक एक करके वो भी जानेंगे दोस्तों, हम एक एक करके वो भी जानते हैं। और याद रखेंगे यही पर इंदिरा पॉइंट के नीचे यहाँ पड़ता है आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, यानी इंडोनेशिया यहीं पर पड़ता है। याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट के नजदीकतम देश है कौन सा? इंडोनेशिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें इस वाले बिंदु को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बेसिकली, ये देखो पॉइंट मैंने लिखा है, भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अगर सीधे पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु क्या है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि मेन आइलैंड अगर लग जाए तो कन्याकुमारी आएगा, तो कन्याकुमारी आएगा। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, यहां पर लिख लेंगे कन्याकुमारी। यह इसको दूसरा नाम है, इसको केप कमोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कमोरिन। तीसरा नाम भी है, इसे केप अंतरीप भी कहते हैं, केप अंतरीप। चौथा नाम भी है, इसके कुमारी अंतरीप के भी नाम से जानते हैं। याद रखिए, कुमारी अंतरीप के भी नाम से जानते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्या होता है, अब एक एक करके इस चीज को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है उत्तर पश्चिमी आपकी लंबाई या पूरब का बिंदु, पश्चिम का बिंदु, ये सब यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। मैपिंग से देखते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है पार्सन इकाई। इसका तीसरा नाम क्या है? पार्सन इकाई। अगर कभी ये पूछा जाए इंदिरा पॉइंट के नजदीकतम देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया है। अगर हम बात करें दक्षिणी बिंदु का क्या है हमारा, तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी का है। और इसका क्या है हमारा, जो लद्दाख में पड़ता है, इसका है 37 डिग्री 6 मिनट इसका विस्तार है। अगर हम बात करें पश्चिम से पूरब कितना विस्तार है, तो याद रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक है इसका विस्तार। अगर हम विस्तार की बात करें, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा उत्तर से दक्षिण विस्तार है। अगर पश्चिम से पूरब की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। इसको चर्चा आगे भी करेंगे, क्योंकि अगर हमें से पूछा जाए, पीछे कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ करें, इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ करें, तो सबसे पहले अक्षांश रेखा कहाँ टच होगी? कन्याकुमारी पर टच होगी, नहीं होगी? कन्याकुमारी पर टच होगी। अगर अक्षांश रेखाएं हम ड्रॉ करते रहे तो कन्याकुमारी पर होगी। तो इसी प्रकार से ये हमारी अक्षांश रेखा है, यानी अक्षांशीय विस्तार बोले तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। आप कहोगे सर ये तो देशांतर रेखा है, ऐसे की बात करना है, ये अक्षांश रेखा है दोस्तों, और ये देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आगे भी आपको बताएंगे जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताएंगे। ठीक है, तो इतने फैक्ट यहां से आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है, इतने फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। यहां पर मैप बना लेते हैं एक छोटा सा, ताकि आसानी हो हमको समझने में। ठीक है, ज्यादा इसलिए इस पे नहीं लिख रहे हैं ताकि यही पीडीएफ आपको जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी था, 37 डिग्री 6 मिनट पर हमारा इंद्राकोल था, और 68 डिग्री 7 मिनट पर हमारा गौहर मोटा था। अगर हम बात करें 97 डिग्री 25 मिनट पर हमारा किबथू या बलांगू था। हाँ या ना? बिल्कुल। ठीक है, ये था हमारा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अब देखो, मैंने ये कहा था कि ये ग्लोब पे भी हम छोटा सा ग्लोब भी बना लेते हैं, ताकि ये है, तो इंडिया हमारा कहां पर है? इंडिया हमारा ये है, मान लेते हैं इंडिया ये है, इंडिया ये है। अगर हम नीचे से दोस्तों अक्षांश रेखा खींचना स्टार्ट करें तो सबसे पहले टच तो यही होगा, कन्याकुमारी पर होगा या नहीं होगा यहाँ पर? तो ये सारी जो क्या, ये अक्षांश रेखा है, इस प्रकार से ये अक्षांश रेखा है। तो यही मैंने लिखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। अब आप कहोगे सर
उत्तर दक्षिण नहीं लिखा आपने, क्योंकि हमारा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या उत्तर दक्षिण तो होगा नहीं, तो सीधे दोनों जगह उत्तर ही उत्तर आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन जब भी आता है तो उत्तर दक्षिण दिया जाता है और हम वहीं पर भटक जाते हैं, है ना। तो याद रखेंगे इस चीज के बारे में। दूसरा, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। अगर यही भारत है, इस प्रकार से रेखाओं को ड्रॉ करें तो ये देशांतर रेखाएं, तो सबसे पहले कहाँ टच होगी, सबसे पहले गुजरात को टच होगी। कहाँ होगी, गुजरात में टच होगी। तो यही 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट को ही क्या बोला जाता है, देशांतरी विस्तार। पूरब से पूरब में, अब यहाँ पर पश्चिम नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है दोस्तों हमारा इंडिया पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यही इसमें बताया गया है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि भारत की जलीय सीमा कितनी है। पहले इसको रफ कर देते हैं, इसका कोई औचित्य है ही नहीं, यहाँ पे समझा दिया। अगर हम बात करें भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो जलीय सीमाओं का मतलब है ये वाली, ये जलीय सीमा, दोनों तटों की जो जलीय सीमा है इसके बारे में पूछा गया है। ये जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। याद रखेंगे, कुल जलीय सीमा नहीं पूछी है, कुल जलीय सीमा नहीं पूछी है, केवल जलीय सीमा प्रश्न आएगा तो 6100 किलोमीटर लगाएंगे। 6100 किलोमीटर का मतलब है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, घाटों की लंबाई दोनों को, ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि यहां से ये पूरा यहां तक स्थलीय है, स्थल है या नहीं है, बिल्कुल। स्थलीय विस्तार कितना है भारत का, तो याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर किताबों में मिलता है, लेकिन इसका रियल है 15,106, यही लिखा है 15,106.7 किलोमीटर एनसीईआरटी में मिलता है। तो यही ऑप्शन सबसे ज्यादा मिलता है, 15,200 किलोमीटर। याद रखेंगे स्थलीय सीमा है। अगर आपके एग्जाम में ये कभी पूछा जाए कि बताओ कि भारत में द्वीपों की जलीय सीमा कितनी है, अब द्वीप कहाँ है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है, अंडमान निकोबार है दोस्तों, यहाँ पर लक्षद्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, याद रखेंगे एंड्रोस द्वीप है, बहुत सारे द्वीप यहाँ पर भी है। तो द्वीपों की जलीय सीमा कितनी है, क्योंकि द्वीपों की भी तो कोई ना कोई सीमा होगी, कोई आइलैंड है बीच में तो उसकी भी कोई ना कोई सीमा होगी। तो सीमा का मतलब है 1416.6 किलोमीटर द्वीपों की जलीय सीमा है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, 6100 और 1416 को, तो भारत की कुल जलीय सीमा आ जाएगी। एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको लिखना है, भारत की कुल जलीय सीमा में इन दोनों को प्लस करके लिख लेना, ठीक है। समुद्र की 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं। एक होती है प्रादेशिक सीमा, अवच्छिन्न सीमा या इसको संलग्न भी बोलते हैं, और एक अन्यन आर्थिक क्षेत्र भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको किस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसको चर्चा करते हैं। इसमें थोड़ा रफ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये वाली बात करें, ये वाली जो रेखा है हमारी, समुद्र की 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। हम 3 रेखाएं इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। तीसरी रेखा को हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। 3 रेखाओं को ड्रॉ किया, तीनों रेखाओं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये कहा गया जो तट से 12 नॉटिकल मील तक, यानी जो तट है हमारा इससे 12 नॉटिकल मील तक जो दूरी है उसको बोलेंगे प्रादेशिक जलीय सीमा। 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक पूर्ण कब्जा रहता है भारत का। उसके बीच में वो कुछ भी कर सकता है, उसके बीच में वो कुछ भी कर सकता है। ये 12 नॉटिकल मील। अब प्रश्न ये भी आता है नॉटिकल मील कितने किलोमीटर का होता है, तो 1.85 किलोमीटर का 1 नॉटिकल मील होता है। ये लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ भी है, ये देखो 1 के बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। अगर आपसे प्रश्न सीधे सीधे आता है प्रादेशिक जलीय सीमा, फिर आता है 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील कितना है, तो याद रखेंगे 12 नॉटिकल मील है, ठीक है। और इस क्षेत्र में पूर्ण अधिकार रहता है भारत का, ये चीज भी याद रखेंगे। जो दूसरी रेखा है ये वाली दोस्तों, ये वाली, इसे बोलते हैं अवच्छिन्न या संलग्न सीमा, अवच्छिन्न या संलग्न सीमा, संलग्न सीमा भी इसको बोलते हैं। ये 24 नॉटिकल मील होता है। याद रखेंगे 12 तो ये हो गया और 12 ये हो गया, तभी तो 24 हुआ। याद रखेंगे 12 ये है और 12 ये है, 24। या हम ये भी कह सकते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा के बॉर्डर से 12 नॉटिकल मील तक है। अगर यहां से हम देखें, यहां से तो 12 ये इधर वाली और ये 12, तभी तो 24 हुई, 24 नॉटिकल मील। याद रखेंगे अवच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र कितना है, 24 नॉटिकल मील। जो संलग्न क्षेत्र होता है
वहां पर सीमा शुल्क वसूला जा सकता है, सीमा शुल्क लिया जा सकता है। इसके अंडर में कोई जहाज आ गया तो हम इसे सीमा शुल्क ले सकते हैं। और दूसरा है कि साफ सफाई का भी अधिकार रहेगा हमारा, इस क्षेत्र में हम साफ सफाई का अधिकार भी कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी हुआ या अरेबियन सी हुआ, यहाँ से साफ सफाई भी कर सकते हैं। और वित्तीय अधिकार भी रहेगा अगर इस। और ये तीसरा वाला है दोस्तों, कौन सा हमारा तीसरा वाला, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला, इसको बोलते हैं अन्यन आर्थिक क्षेत्र। इसका अधिकार क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक है। इसका अधिकार कितना है? 200 नॉटिकल मील तक है। याद रखेंगे ये केवल यहाँ पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण वगैरह किया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्राकृतिक दोहन वगैरह भी कर सकते हैं। अगर कोई आइलैंड ऐसा मिल जाता है जहां पर कुछ खनिज तेल वगैरह मिल गया तो हम वो दोहन भी कर सकते हैं। 200 नॉटिकल मील के अंदर होना चाहिए। अगर इसके बाहर हुआ तो हम उसका दोहन नहीं कर सकते, याद रखेंगे 200 नॉटिकल मील के अंदर होना चाहिए। और यही लिखा है वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं और प्राकृतिक दोहन भी कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपको फैक्ट आपको याद रखनी है, सीधे सीधे इनका प्रश्न पूछा जाता है। प्रादेशिक जलीय सीमा, अवच्छिन्न या संलग्न या आर्थिक क्षेत्र, ये याद रखेंगे, ठीक है। अवच्छिन्न को कंटीजियस जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। बात किसकी करेंगे? भारत का क्षेत्रफल। मैप बना लेते हैं भारत का छोटा सा, ताकि समझने में आसानी हो हमको, ठीक है। समझने में आसानी होगी। रफ नहीं हो रहा है, हो गया, ठीक है। ये हमने मान लो ऐसे टेम्परेरी मैप बना लिया है। अब हम देखेंगे भारत की का क्षेत्रफल के बारे में। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का मतलब ये है भारत के अंदर जितनी भी जमीन है उसका कितना किलोमीटर है, तो याद रखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें दोस्तों पीओके को भी शामिल किया हुआ है, ऐसा नहीं ये अलग है, इसको भी शामिल किया हुआ है। यहाँ पर लिखा है पीओके और अक्साई चाइना को मिक्स करके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसकी। अगर ये पूछा जाए कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, विश्व के कुल क्षेत्रफल, दुनिया की जितनी जमीन है उसके कितनी परसेंट भारत में है, तो ये कई बार प्रश्न आता है। तो इसका आंसर होता है 2.4%। 2.4% ये रहता है। और हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखेंगे 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है। अगर कभी क्रम लगाने को आ जाए कि बताओ 5वें नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है, 8वें नंबर पे कौन आता है, 10वें नंबर पे कौन आता है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसका मैंने ट्रिक शॉर्ट्स में आपको दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे ही याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर चाइना, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत, 8वें पे अर्जेंटीना, 9वें पे कजाकिस्तान, 10वें पे अल्जीरिया। ये नाम आपको याद रखने हैं। यही 10 नाम आपको याद रखने, कभी मिलान करने को आएगा तो हम कर पाएंगे, याद रखिए। उसके बाद बात करें छोटे देश, किसके? क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है, जो इटली की राजधानी रोम में पड़ती है। यानी वेटिकन सिटी का इटली, इटली की राजधानी रोम, रोम के अंदर एक चर्च है, उसी चर्च के चारों तरफ रहने वाले जो लोग हैं 800 साढ़े 800, वही एक देश बन गया है, उसी को वेटिकन सिटी के नाम से जानते। दूसरा देश है मोनाको। ये मोनाको देश इटली और फ्रांस के बीच में है, इटली और फ्रांस के बीच में भूमध्य सागर में से टच करता हुआ एक छोटा सा देश है, छोटा सा, याद रखेंगे। ये प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास में है नौरू। नौरू कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पास में, प्रशांत महासागर में, तीसरा सबसे छोटा देश है। कभी आ जाए, वेटिकन सिटी नहीं आया तो क्या करोगे? मोनाको आएगा, मोनाको आएगा, याद रखिएगा। अगर मोनाको ना आए तो नौरू आएगा। ये सबसे छोटे देश है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। बात करें बड़े राज्य, भारत के बड़े राज्य कौन कौन से, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। भाई ये पहले पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और 5 पे भी याद रखना गुजरात। इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों का क्रम हमको याद होना चाहिए, है ना, क्रम याद होना चाहिए। अगर हम यही बात करें बड़े जिलों के बारे में बात करें तो 5 बड़े जिलों के नाम हमको याद होने चाहिए।
5 जिलों के नाम अगर हमको याद होंगे तो हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। नंबर 1 पर क्या है? कच्छ, दूसरे पर है लेह, तीसरे पे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये 5 सबसे बड़े जिले हैं भारत के, ये हमको याद रखने हैं। अगर प्रश्न ये आया कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है माहे। पुदुचेरी का एक जिला है, लेकिन पड़ता कहाँ है? केरल में। पड़ता कहाँ है? केरल में, याद रखेंगे। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि छोटे राज्य बताओ, केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य, है ना, तो राज्य में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो आप कहोगे गोवा हो जाएगा। गोवा ऑप्शन में नहीं आया तो सिक्किम हो जाएगा, दूसरे नंबर का सिक्किम और तीसरे नंबर का त्रिपुरा। ये तीनों राज्य हमको याद होने चाहिए। कौन कौन सा? गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है, तो लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पर पुदुचेरी, आपको याद रखना है। ये सभी क्षेत्रफल के अनुसार थे। अगर क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी हो जाएगा और सबसे छोटा जिला हापुड़ हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे जनसंख्या किसकी? भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करने वाले हैं जनसंख्या के बारे में। 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? याद रखेंगे 121 करोड़ थी। अगर वर्तमान में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 140 करोड़ प्लस जनसंख्या हो गई है। अगर जनगणना हुई तो हो सकता है हम चाइना से बाहर निकल जाएं। तो 121 करोड़ जनसंख्या कब थी? 2011 में, और वर्तमान में देखा जाए तो 140 करोड़ प्लस जनसंख्या भारत में है। अगर ये देख पूछा जाए कि विश्व की, दुनिया की जितने लोग रहते हैं उनका कितना परसेंट भारत के लोग हैं, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो याद रखेंगे प्रश्न आएगा तो 17.4% है, ये आपको याद रखना है। अब अगर यहाँ पर ये पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पर लिखे बड़े जिले, सॉरी बड़े देश, बड़े राज्य, छोटे राज्य। इस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने डिजाइन किया ताकि प्रश्न बच के ना जाए, कुछ भी हो लेकिन प्रश्न बच के ना जाए। तो बड़े देश कौन से हैं? तो चाइना हो जाएगा, दूसरे नंबर पे भारत हो जाएगा, तीसरे पे अमेरिका हो जाएगा, चौथे पे इंडोनेशिया हो जाएगा। इनको आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें बड़े राज्य किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है और चौथे पे वेस्ट बंगाल है। ये चारों राज्यों का क्रम पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें छोटे राज्य किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार। याद रखेंगे सिक्किम, सिक्किम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा। आपको याद रखना गोवा चौथे स्थान पर है जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार पहले स्थान पर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, जनसंख्या सबसे कम लक्षद्वीप में है और सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में है। सबसे बड़ा जिला जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा हो तो वो ठाणे है। आपने नाम सुना होगा 1853 में डलहौजी के समय में मुंबई से ठाणे ट्रेन चलाई गई थी, वही मुंबई वाला ठाणे है, ठीक है। अगर बात करें सबसे छोटा जिला तो दिबांग घाटी या दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी, ये सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा कौन सा है? ठाणे है। अगर हम बात करें यूपी का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज और सबसे छोटा महुआ हो जाएगा, ये हमको याद रखना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से इतने फैक्ट हमको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न की बात है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा से हमारे एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अब पूछा जाता है कि कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के निकटतम कौन से शहर और कौन सी राजधानियां, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले मैप बना लेते हैं ताकि कर्क रेखा हम इसमें मेंशन कर सकें और समझने में आसानी हो, है ना, समझने में आसानी हो। मैप बना लेते हैं इंडिया का, ठीक है। ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया। अगर हम इसमें मैप में ड्रॉ करें कर्क रेखा को, तो ये है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से? मैंने ट्रिक लिखा है, राज्य आप लिख लेना कौन कौन से राज्य हैं। ट्रिक का नाम है गुराम छपझा मित्र। कई लोगों की अलग ट्रिक होता है, लेकिन मेरा सबसे अलग होगा। मैं किसी का कट पेस्ट नहीं करता हूँ ट्रिक का। जो ट्रिक है मेरा खुद का है, जो ट्रिक है मेरा खुद का है, जो मेरा ट्रिक होगा वो कहीं नहीं सुना होगा आपने।
तो इस ट्रिक का नाम है गुराम छपझा मित्र। गुराम छपझा मित्र। अगर ये याद है तो 8 राज्य याद हो जाएंगे। कैसे? देखिए, गु से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। एक बार फिर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। यही 8 राज्य आप लिख लेना। 8 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये पड़ता है हमारा त्रिपुरा और ये पड़ता है मिजोरम, याद रखेंगे। अगर प्रश्न ये आता है कि कर्क रेखा के निकटतम शहर और राजधानियां कौन कौन सी, कई बार प्रश्न पूछा गया कि रांची, सबसे ज्यादा रांची से लेकर आता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि नजदीकतम शहर और राजधानियां। यहाँ पर मैंने अक्षांश लिखे, सॉरी अक्षांशीय विस्तार यानी अक्षांश लिखे, ताकि आप ये भी जान पाओ कि सबसे निकटतम कौन है और सबसे दूर कौन है इतने सारी राजधानियों शहरों में से। तो एक एक करके देखते हैं। याद रखेंगे, जो रांची है वो 23 डिग्री 36 मिनट पर है। 23 डिग्री 36 मिनट पर है, यानी 23.5 डिग्री पर तो क्या हमारा कर्क रेखा है, यानी 6 मिनट, यानी थोड़ा सा के पास में, थोड़ा सा ऊपर है, याद रखेंगे। गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 15 मिनट, कलकत्ता 23 डिग्री 34 मिनट, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट और जबलपुर 23 डिग्री और 10 मिनट, याद रखेंगे। ये इनका मैंने अक्षांश लिखा है ताकि हम एक्यूरेट आंसर दे पाएं। कभी भी प्रश्न बनेगा तो हम आंसर दे पाएंगे, याद रखेंगे। तो कर्क रेखा के बारे में इतने से फैक्ट आपको याद रखने हैं। बाकी जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करेंगे तो जानेंगे बिंदास तरीके से कर्क रेखा के बारे में, वर्ल्ड में, है ना। बात करें दोस्तों भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा के लिए भी हमको मैप बनाना पड़ेगा। मानक समय रेखा के लिए भी हमको मैप बनाना पड़ेगा। और याद रखेंगे, मानक समय रेखा हर देश की अलग अपनी होती है। किसी देश में 1 होती है, किसी में 10 होती है, किसी में अपने हिसाब से होती है, ठीक है। अब मानक समय रेखा की हमको जरूरत क्यों पड़ी, अब इसको सीखते हैं। लगभग 5 से 10 मिनट लग सकता है इसको सीखने में। इसको सीखते हैं हम पहले, ठीक है। मानक समय रेखा, सबसे पहले हम बात करते हैं। मानक समय रेखा देशांतरीय रेखा, एक प्रकार की क्या, देशांतर रेखा है, जिससे हम समय लिया गया है या टाइम जोन है। अगर हम बात करें, भारत का पश्चिमी विस्तार कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट। अब अगर उन्होंने कहा था कि भारत का पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, इनके बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है या 2 घंटे का अंतर है। बोले कैसे अंतर है 2 घंटे का भारत में, तो उन्होंने कहा ऐसे है। अब यहाँ पर देखो, पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो आप कहोगे सर 24 घंटे में लगाती है। कितने घंटे में लगाती है पृथ्वी एक चक्कर, तो आप कहोगे सर 24 घंटे में लगाती है। बिल्कुल लगाती है। एक चक्कर का मतलब ये है कि 360 डिग्री घूमती है, हाँ या ना, बिल्कुल घूमती है। कितने, 24 घंटे में। अगर हम बात करें 1 डिग्री कितने समय में घूमेगी, तो 24/360, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 यहाँ पर लिख देंगे, हाँ या ना। काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36 और 6 चौक 24। हम ये कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकल के आया। कितना निकल के आया, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकल के आया, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकल के आया। अब इन्होंने कहा था कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर देखा गया तो लगभग 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री अंतर है। तो 30 डिग्री अंतर है, 1 डिग्री बराबर 4, तो 30 × 4 कितना हो गया, 3 चौक 12, यानी 120 मिनट। हम ये कह सकते हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 120 मिनट का अंतर पाया जाता है। बिल्कुल 120 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो भारत सरकार ने कहा तो क्या किया जाए, बोले एक मानक समय रेखा का निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कैसे निर्धारित करेंगे, बोले करना क्या, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, निकल आएगा। इन दोनों को जोड़ दो। अगर 68 97 को जोड़ें, 7 और 8 कितने हुए, 15 के 5 हासिल लगा, 1 6 और 9 कितने हुए, 15 और 1 16 बटे 2 कितना आ रहा है, यही आ रहा है 82.5 डिग्री निकल के आ रहा है। यही 82.5 ये लिखा हुआ है, तो 82.5 निकल के आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल आ गया। अब प्रश्न एक और पूछा जाता है कि भारत का जो टाइम लाइन है
वो 5.5 घंटा प्लस क्यों है, 5.5 घंटा प्लस क्यों, अब वो निकालते हैं। आपको पता है कि देशांतरी विस्तार कितना है, या बोल सकते हैं मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री मल्टीप्लाई 4 निकल आएगा आपका 5.5 घंटा, आपका 5.5 घंटा निकल आएगा। ऐसे मानो 82.5 डिग्री और 4 का अगर गुणा करेंगे तो लगभग 330 निकल के आएगा, 330 मिनट। और 330 मिनट को आपको 330 मिनट को घंटे में बदला जाए तो कितना हो जाएगा, 330 मिनट को घंटे में तो 6 पंजे 30, हाँ लगभग 5.5 घंटे निकल के पूरा आ रहा है। ये पूरा कितना आएगा, इसको गुणा करने के बाद 330 आएगा, और 330 गुणे 60 बराबर आ जाएगा 5.5 घंटे। अब ये प्लस क्यों होता है, प्लस इसलिए होता है दोस्तों, ग्लोब में जो 0 डिग्री होती है, इसको भी समझ लेते हैं। ग्लोब में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इसके पूर्वी जो गोलार्ध है उसमें समय प्लस होता है, पश्चिमी गोलार्ध में माइनस होता है। इसको डिटेल से तब जानेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। केवल अभी इतना समझिएगा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्वी गोलार्ध में समय प्लस होगा और पश्चिमी गोलार्ध में समय माइनस होगा, अभी इतना समझिएगा, ठीक है। तो 5.5 घंटे भी मैंने बताया क्यों, कैसे निकल के आ गया, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि भारत हमारा यहाँ पर है तो समय प्लस होगा। बात अमेरिका की करेंगे तो अमेरिका इस साइड में पड़ता है, तो अमेरिका का समय हमेशा माइनस में होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब मैं 2-3 चीजें और बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कहते हैं, क्यों कहते हैं, मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ दिया जाए और आधा कर दिया जाए, 82.5 निकल के आ जाएगा। यस या नो, बिल्कुल आ जाएगा। ये रेखा मिर्जापुर के पास इलाहाबाद या प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, इलाहाबाद आ सकता है, प्रयागराज आ सकता है, या नैनी आ सकता है, या मिर्जापुर आ सकता है, वहीं से होकर निकलती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उमा की छतरी आंध्र प्रदेश में उड़ी, ये ट्रिक हो जाएगा, उमा की छतरी आंध्र प्रदेश में उड़ी, ऊ से हो जाएगा उड़ीसा, माँ से मध्य प्रदेश, उमा की छतरी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्य हो जाएंगे। अगर ट्रिक से चाहे ट्रिक से, वैसे चाहे वैसे आप इसको याद रख सकते हो। एक प्रश्न और आता है कि मानक समय रेखा हमेशा 7 डिग्री 5 मिनट गुणांक में ही रहेगा। किसी भी देश का मानक समय रेखा इसी गुणांक में रहेगा। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। एक प्रश्न और आता है कि कर्क रेखा, ये मानक समय रेखा हो गई और ये कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा मानक समय रेखा कहाँ मिलती है, ये प्रश्न आए तो हमारा प्रश्न होगा सूरजपुर छत्तीसगढ़ में मिलती है। कहां पर, सूरजपुर छत्तीसगढ़ में मिलती है मानक समय रेखा और कर्क रेखा, दोनों का कटान होता है। उसके बाद एक प्रश्न है कि यूएसए में 9 समय कटिबंधीय रेखाएं हैं, 9 टाइम जोन है, कहां, यूएसए में, और रसिया में 11 टाइम लाइन है, टाइम जोन है, याद रखेंगे। रसिया में कितनी है, 11 समय कटिबंधीय क्षेत्र है, याद रखेंगे। तो हमने आज देखा कि भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में देखा, वहीं पर कर्क रेखा भी देखा और मानक समय रेखा भी देखा, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, आप बताइए कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आपके पास जो नोट्स है, जो किताब है, उसको खोल कर देखिएगा। मजा आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, सपोर्ट करने की कोशिश करना अपने भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्तों।